7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी लड़का एनआरआई है। अरे सुनती हो भगवान, लड़का एनआरआई है। किशन जी कंप्यूटर पे बैठे बैठे ही अपनी पत्नी शारदा देवी को आवाज लगा रहे थे। क्या कह रहे हैं आप? लड़का एमआरआई में है? शारदा जी ने उनकी बात पे धमाकेदार टिप्पणी की। बस इस ना और मां के हेर फेर ने तो बात का मुरब्बा ही बना डाला था। शारदा जी की बात सुनते ही उनकी बेटी नैना जोर से हंस पड़ी। बोली, टू मच मम्मी, सुनती क्यों नहीं तुम थोड़ा क्लियर। ये जुमला कसने के लिए शारदा जी के बच्चे हमेशा तैयार रहते थे। अरे कभी तो अपने भजनों के अलावा और भी कुछ सुन लिया करो मां। भगवान भी तुम्हारी इसीलिए नहीं सुनते अब, दिन रात इतना तंग जो करती हो तुम उनको। किशन जी का मुंह तो शारदा जी की एमआरआई वाली बात सुन के खुला का खुला ही रह गया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वाभाविक गंभीर मुद्रा बनाए रखी। दरअसल उनको अपने 27 साल के गृहस्थ जीवन में बहुत पहले यह ब्रह्मबोध हो गया था कि पत्नी की बात पे चुप रहने में भलाई है, सो सामने रखी जलेबियां खाने में मशगूल रहे। जी हाँ, ये सीन है आगरा शहर के पुराने हिस्से में बनी इस पुश्तैनी हवेली का। हवेली थी तो आज भी चमाचम, लेकिन घर का सारा सामान इसमें रहने वाले लोगों की सोच की तरह ही था, थोड़ा नया और ज्यादा पुराना। लेकिन आजकल किशन जी नएपन पे आमादा थे और वजह थी उनकी बेटी नैना, जिसकी शादी के लिए वो आजकल एक अच्छा लड़का ढूंढने में लगे थे। आगरा की राजा मंडी में अपने बाप दादा के जमाने से चली आ रही कपड़े की दुकानें संभालते किशन चंद जी को आजकल ये नया नया ज्ञान हुआ था कि कंप्यूटर में वेबसाइट्स पे भी रिश्तों की तलाश की जा सकती है। भाई जिसको देखो वैसे ही रिश्ते तय कर रहा था। उस दिन उनके पुराने ग्राहक लाल रतन जी दुकान पे आए तो बड़े खुश थे। उनके बेटे का ब्याह जो तय हो गया था एक .com के जरिए। बहुत पहले से किशन जी ने उन्हीं के बेटे का रिश्ता सोच के रखा था नैना के लिए, और क्यों न सोचते, परचून के बड़े व्यापारी थे, सारे आगरा शहर में उनकी सप्लाई थी। अरे आप भी नैना बेटी का रिश्ता वेबसाइट देख के तय कीजिएगा किशन चंद जी, बहुत ही सुंदर कन्या मिली है रमेश के लिए। बस ये चोट क्या लगी किशन जी को, उन्होंने झट से 2 कंप्यूटर मंगवा डाले बेटे विजय को कह के, और अब मुस्तैदी से तय कर बैठे थे कि नैना के लिए लाल रतन जी के बेटे से भी अच्छा रिश्ता ढूंढ के दम लेंगे। बस एक ही तकलीफ थी उनको अभी भी। अरे ये कंप्यूटर चालू कहां से होता है? और उसके बाद एक बार कंप्यूटर चालू हुआ तो दोबारा बंद नहीं हुआ। किस्म किस्म के रिश्ते देखते रहे वो वेबसाइट्स पे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी लड़का एनआरआई है। इस कहानी में अब तक आपने सुना किशन चंद जी और उनका परिवार आगरा में रहता है। किशन चंद जी अपनी बेटी नैना के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और शादी की वेबसाइट्स के बारे में उनका ज्ञान नया नया है। अब आगे। आजकल हर शाम जब सूरज ताजमहल के पीछे गुम होने लग जाता तो किशन चंद जी के कंप्यूटर की लाइट ऑन हो जाती। बस आज भी यही हो रहा था, लेकिन किशन चंद जी के छोटे से इंटरनेट तजुर्बे में यह पहली बार हो रहा था कि लड़का एनआरआई था तो आगरे से ही, लेकिन कुछ समय से विदेश में जा बसा था। बस उन्होंने शारदा जी को आवाज लगा दी थी और वो रसोई से निकल के दौड़ी चली आई थी ये पूछने कि लड़का एमआरआई में है। सर पे पल्लू, पांव में पायल और कानों में ईयरफोन, एक कान में और दूसरे कान से लटकता हुआ, कि भजन भी सुनती रहे और जब पतिदेव आवाज लगाए तो मीरा के प्रभु के अलावा अपने प्रभु किशन की भी आवाज उनके कानों में पहुंच जाए। शुरू में तो किशन चंद जी उनकी दिन रात भजनों की आदत से परेशान हो गए थे। लगता था कि जैसे हमेशा मंदिर में बैठे हैं, वो भी बिना मिश्री प्रसाद के। लेकिन अब अपनी शारदा उनको इसी रूप में स्वीकार थी। लड़का बीमार है क्या?
किशन चंद जी ने जब एमआरआई वाली बात का कोई जवाब नहीं दिया तो शारदा जी फिर बोली, हम किसी बीमार लड़के से नैना का रिश्ता तय नहीं करेंगे भैया। हाँ। किशन चंद जी अब तक कई जलेबियां कटक चुके थे और चाशनी अब उनके खून में ही नहीं जबान में भी घुलने लगी थी। तो बड़ी हिम्मत और प्यार से बोले, अरे भगवान, तुमसे किसने कहा कि लड़का बीमार है? अरे आप ही तो कह रहे थे, हमें सब पता है। मोनू की दादी पिछले हफ्ते ही एमआरआई करवा के आई, कितनी बीमार थी। अस्पताल वालों ने एक मशीन में डाल के उनकी जांच की थी, वही होता है एमआरआई। ये सुन के आपको लगेगा कि इस बात पे नैना की हंसी स्वाभाविक थी, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल नैना की हंसी सिर्फ इस बात पे नहीं बल्कि हर बात पे स्वाभाविक होती है। क्या है ना कि स्वभाव ही कुछ ऐसा है नैना का। जहां जितना घर का वातावरण शांत, उतनी ही जानदार नैना की हंसी है। मोहल्ले के बच्चों की मुखिया और कॉलेज में हॉट एंड हैपनिंग के नाम से मशहूर, लेकिन जितनी ये दबंग दिखती थी उतनी थी नहीं। घर से सड़क पे आते ही इनका पसीना छूटने लगता था और शहर की भीड़ भाड़ में ये एक भीगी बिल्ली बन जाती थी। लेकिन अभी तो ये अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठी थी, सो खुल के हंस रही थी। शारदा जी ने नैना को डांटा, बहुत हंसी आ रही है, गलत कह रहे हैं हम। किशन चंद जी खुलासा करते हुए बोले, अरे भगवान, एमआरआई नहीं एनआरआई, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, विलायत में रहता है लड़का। अब शारदा जी के दिमाग की बत्ती चली। ओ एनआरआई, अरे वो तो खूब पता है हमको। मोनू की दादी पिछले हफ्ते अपनी दिल्ली वाली जेठानी के एनआरआई दामाद। बस इससे आगे किशन चंद जी और नैना ने मोनू की दादी के एमआरआई और एनआरआई दोनों ही के बारे में सुनना ठीक नहीं समझा। नैना के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी लड़का एनआरआई है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, आगरा में रहने वाले किशन चंद जी अपनी लड़की नैना के लिए इंटरनेट पे दामाद ढूंढ रहे हैं। लड़का आगरे का ही है और लग रहा है कि बात आगे बन जाएगी। अब आगे। नैना ने कंप्यूटर पे लड़के की प्रोफाइल पे नजर दौड़ाई तो जो चेहरा उसके सामने आया उसको ठीक ठाक ही लगा। न बहुत हैंडसम था और न बहुत सादा। कैलिफोर्निया में रहता था और किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। लिखा था सैर सपाटे का शौकीन था। बस नैना तो उछल पड़ी। डिग्रियां बहुत ज्यादा थीं और नाक नक्श थोड़ा हल्का था, लेकिन नैना का ध्यान उससे ज्यादा उस गाड़ी पे था जिससे वो टिका हुआ था। जाहिर था वो लाल चमचमाती कन्वर्टिबल उसी की थी। गाड़ी को देखते ही नैना के मन में खुली हवा में घूमने के सपने दस्तक देने लगे। उसका दिमाग एक सेकंड में 7 समंदर पार कर गया था। उसके दिल में लंबी ड्राइव्स और लंबी होती जा रही थी और ट्रैफिक कम और कम और कम। बात दरअसल यह है कि जहां नैना सैर सपाटे की शौकीन थी, वहीं किशन चंद जी को घर से निकलने से उतना ही परहेज था। कहते हैं लोगों के पैरों में पहिए होते हैं और यहां किशन जी के पैरों में पहिए क्या, एक स्पोक भी नहीं था। हर गर्मी की छुट्टियों में सब घूमने जाते और नैना घूमने की जिद करती तो बड़े प्यार से छत पे ले जाके दूर खड़े ताज की ओर इशारा कर देते किशन जी की, देखो कितनी लकी हो तुम, दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं और तुमों की यहीं रहती हो, है ना? कितने मजे की बात। ताजमहल ना हुआ, मेरी तमन्नाओं का मकबरा हो गया। नैना के ऐसे सेंटी डायलॉग अपनी सहेली माला से चालू रहते। ऐसे में नैना के मन में 2 ही बातें आती। एक तो ये कि किशन चंद जी दुकान का सारा कपड़ा जोड़ के एक बड़ा सा कंबल बना दें और ताजमहल को उड़ा दें, और दूसरी ये कि नीचे खड़ी किशन चंद जी की सालों पुरानी गाड़ी उठाए और दूर निकल जाए। लेकिन मन मसोस के रह जाती। ऐसे में मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में, जैसे कई गाने थे जो घेर लेते थे नैना को। गाड़ी चलाने वाले कुछ लोग ट्रैफिक को कोसते हैं और कुछ हैं जो डरते हैं। नैना का डर इस चरम सीमा पे था कि ड्राइवर राजू के साथ कॉलेज जाते हुए भी जान हलक में आई महसूस होती थी। कभी यहां से गाड़ी, कभी वहां से स्कूटर,
उस रेल पेल में यहां से ठेला और बीच में कहीं गाय। और मजे की बात यह थी कि अपनी हवाई इमेज के चलते नैना ये बात किसी को कह भी नहीं पाती थी। लेकिन नैना को अब लगने लगा था कि जिंदगी भर की तपस्या का फल उसको मिलने वाला है। लाल कन्वर्टेबल वो रथ था जो उसको दूर, बहुत दूर लिए चला जा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी लड़का एनआरआई है। इस कहानी में अब तक आपने सुना आगरा में रहने वाले किशन चंद जी अपनी बेटी नैना के लिए इंटरनेट पे रिश्ते तलाश रहे हैं। उनको पसंद आया है एक एनआरआई लड़का, और सैर सपाटे को पसंद करने वाली लेकिन ट्रैफिक से डरने वाली नैना को वो लड़का इसलिए पसंद है क्योंकि उसके पास है एक लाल कन्वर्टेबल गाड़ी। अब आगे। नैना ने अपनी सहेली माला के सामने ऐलान कर दिया अगले ही दिन, अरे मैं तो कैलिफोर्निया जा रही हूं शादी करके। तू कैलिफोर्निया? पता है ना कैलिफोर्निया जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, माला ने चिढ़ाया। बस उसी को भनक थी कि कितना डरती थी नैना। एक बार तो जान हथेली पे लेनी पड़ेगी माला, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। नैना के ड्रामेटिक डायलॉग चालू थे। जा जी ले अपनी जिंदगी, माला बोली। पर मैनेज कैसे करेगी? वहां तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। नैना को लाल कन्वर्टेबल के सामने यह बात फालतू लग रही थी। अरे सब कर लूंगी चुटकियों में, वैक्यूम से सफाई हो जाएगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाएंगे, और खाना, अरे खाना हम रोज फ्रोजन ही ले आएंगे। नैना की सारी प्लानिंग पक्की थी। और ड्राइवर का क्या करोगी? गोलगप्पे कहां खाओगी? माला की बात सुन के नैना की लाल कन्वर्टेबल कुछ ब्रेक लगाने लगी थी। राजू ड्राइवर को ले जाके दोनों सहेलियां जब तक रोज गोलगप्पे ना खा लें तब तक तो उनका दिन पूरा ही नहीं होता था। लेकिन लगता था कि गोलगप्पे की आहुति देनी ही पड़ेगी इस लॉन्ग ड्राइव वाली लाल कन्वर्टेबल के लिए। कुछ दिन बाद शाम को नैना कॉलेज से घर पहुंची तो रोज की तरह किशन चंद जी कंप्यूटर पे बैठे थे और शारदा जी और उनके मन की प्रभु पुकार सुनाता उनका रेडियो सोफे पे। जिस लड़के से मिलने के लिए नैना ने हां की थी उसका जवाब आ चुका था। 2 महीने बाद वो इंडिया आ रहा था, तभी मिलना हो सकता था। उसे नैना अच्छी लगी थी। बस एक ही कहना था उसका, क्या नैना को ड्राइविंग आती है? लिखा था यहां तो सभी को गाड़ी खुद ही चलानी पड़ती है, बहुत अकेला महसूस होगा घर पे रह के अगर ड्राइविंग नहीं आई तो। यह सुनते ही नैना को लगा कि लाल कन्वर्टेबल अब ब्रेक ही नहीं लगा चुकी थी बल्कि रिवर्स गियर में पीछे जा रही थी। कितना बेकार लड़का है, कितना पुराना मॉडल है इसकी गाड़ी का, अरे मुझे नहीं पसंद है ये लड़का। एक ही सांस में सब कह गई थी नैना। लेकिन किशन चंद जी तब तक इस लड़के के बारे में पता कर चुके थे और पता चला था कि वो उनके बड़े भाई की पत्नी की बहन के जमाई के भाई के साले के दोस्त का लड़का था। लड़का होनहार था, लड़का ईमानदार था और सोने पे सुहागा, माँ बाप का इकलौता हकदार था। किशन चंद जी और उनकी पत्नी को लग रहा था कि बस यही वो लड़का है जो उनका दामाद बनने के लिए ही पैदा हुआ है। सो बोले, लो, अरे ड्राइविंग भी कोई बड़ी बात है क्या? कल से अपना राजू सिखा देगा तुमको। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी लड़का एनआरआई है। इस कहानी में अब तक आपने सुना किशन चंद जी और उनकी पत्नी को इंटरनेट पे एक एनआरआई लड़का अपनी बेटी नैना के लिए पसंद आ गया है। लड़का चाहता है कि नैना को ड्राइविंग आती हो, लेकिन ऊपर से बिंदास दिखती नैना को लगता है ट्रैफिक से बहुत डर। इधर किशन चंद जी ने अपने ड्राइवर से नैना को ड्राइविंग सिखवाने की ठान ली है। अब आगे। कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा ग्राउंड था, बस वहीं शुरू हो गई नैना की ड्राइविंग क्लास। दीदी ये देखिए, ये एक्सेलरेटर, ये ब्रेक, ये क्लच, याद रखिएगा दीदी, पहले ए फिर बी फिर सी, राजू ने समझाना शुरू किया। नैना सर हिलाती रही लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं बैठ रहा था।
दिख रहे थे तो दूर लगे पेड़ और बाईं ओर वाला एक चाय का स्टॉल जिससे सारा कॉलेज चाय समोसे खाता था। राजू, गर्मी बहुत है, सर चक्कर आ रहा है, घर चलते हैं, नैना ने कहा। नैना ने ऐसा ही दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी कहा। पांचवें दिन जब माला अपनी स्कूटी पे मैदान में पहुंच गई तो नैना झेप मिटाने के लिए ड्राइविंग सीट पे बैठ गई और चाबी घुमा दी। दीदी, पहले सीट सेट कर लीजिए और सीट बेल्ट लगा लीजिए, राजू बोल रहा था और नैना के पसीने छूट रहे थे। माला उसका गुब्बारा हुआ मुंह देख के हंस रही थी। जी तो चाह रहा था कि गाड़ी से उतर के चल दे, लेकिन इज्जत का सवाल हो गया था। अब तो क्लास के 2-4 और लोग भी चाय स्टॉल से निकलते हुए रुक के देखने लगे थे। हाँ, पता है मुझे, नैना खिसिया के बोली। सीट बेल्ट लगाई और जैसा कि राजू ने बताया था, क्लच पर से पैर उठाया और एक्सेलरेटर पे रखा। बस इतना ही याद है आज तक राजू और नैना को। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। देखने वाले लोग कहते हैं कि गाड़ी तीर की तरह चाय के स्टॉल की ओर बढ़ी और उसमें जाके विलीन हो गई। चाय वाला और चाय पीते लोग बच गए, बस यही गनीमत है। गाड़ी पे तो जैसे हर जगह समोसे उगाए थे। नैना गाड़ी में बैठी रह गई, इसलिए नहीं कि उसको ज्यादा चोट लगी थी, बल्कि इसलिए कि वो अभी तक सीट बेल्ट खोलने की कोशिश ही कर रही थी। राजू ड्राइवर भाग गया था। 2 दिन बाद खूब मिन्नत करके वो ड्यूटी पे हाजिर हुआ था, इस शर्त पे कि भैया हमको गाड़ी सिखाने को ना कहा जाए। इस पूरे वाकये में फायदा हुआ था 2 लोगों का। नैना के भाई विजय का, जिसने पापा को मना लिया था कि पुरानी गाड़ी अब मरम्मत के लायक नहीं रही, इसलिए नई गाड़ी ले ली जाए। और दूसरा फायदा हुआ था उस चाय स्टॉल वाले का, जो रोता हुआ आया था किशन चंद जी के दरवाजे पे और जितने का चाय का स्टॉल था उससे दुगनी कीमत लेके अब पक्की दुकान खरीदने वाला था। लेकिन एनआरआई लड़के को बिटिया के ड्राइविंग ना सीख पाने की बात बताना बाकी था अभी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग सिंह की लिखी कहानी लड़का एनआरआई है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, किशन चंद जी ने इंटरनेट से एक एनआरआई लड़का अपनी बेटी नैना के लिए पसंद किया है। लड़के के कहने पे नैना अपने ट्रैफिक के डर को काबू करके ड्राइविंग सीखने की कोशिश करती है, मगर कर डालती है एक चाय स्टॉल का सत्यानाश। अब आगे 2 महीने पूरे होने को थे और आज कैलिफोर्निया से रेड कन्वर्टेबल कार यानी संजीव आने वाला था। पिछले हफ्ते नैना ने नुक्कड़ पे बने ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीख के लाइसेंस हासिल कर लिया था। हाँ, उस स्कूल के आगे 2 एक्सीडेंट हुई गाड़ियां बिकने के लिए खड़ी थी और एक ड्राइविंग टीचर हाथ टूटने के कारण महीने भर की छुट्टी पे था। संजीव के आने का वक्त हो चला था और शारदा जी भोला काका के साथ लगी थीं कचौड़ी, समोसे, रसगुल्ले, जलेबी प्लेटों में रखने में। विजय फोन पे था, संजीव को घर का रास्ता समझा रहा था। किशन चंद जी अभी दुकान से घर पधारे थे और शारदा जी की जिद पे कुर्ता बदलने गए थे। माला को काम सौंपा गया था कि नैना को तैयार कर दे, जल्दी। बोल 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 बोल, लग रही हो झकास की नहीं, नैना बोली। वो खड़ी थी शीशे के सामने प्रैक्टिस करने कि किस अदा से चाय का प्याला संजीव के आगे बढ़ाना है। यार, यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, और आंखें मिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है? थोड़ा शर्माना भी तो जरूरी है मेरी जान, माला ने कहा। अच्छा, ऐसे ऐसे नैना ने शर्माने का वो एक्सप्रेशन दिया कि माला ने हाथ जोड़ लिया। बाबा तू वही कर ले, तेरे वही ठीक है। इतने में घंटी बज गई। किशन चंद जी दरवाजे की ओर लपके और आइए आइए की आवाजों के थोड़ी देर बाद संजीव और उसके माता पिता सोफे पे बैठ चुके थे। जल्द ही मिठाई और नमकीन की प्लेटें सज गई थी और इंतजार था कि नैना चाय ले आए। भोला काका ने जोरदार मसाला चाय बनाई थी और ट्रे नैना को देके ड्राइंग रूम की ओर जाने वाला पर्दा हटाया। किशन चंद जी सबको लीजिए लीजिए कह के जलेबियों की प्लेट अपने सामने सरकाए हुए थे। डॉक्टर साहब यानी संजीव के पिता शारदा जी को भजनों की लेटेस्ट एल्बम के बारे में बता रहे थे। बहन जी, मैं आपके लिए कल एक स्पेशल सीडी भेजता हूं, खूब आनंद आएगा आपको। ऐसे में नैना ने अपनी प्रैक्टिस की हुई अदा से रूम में एंट्री ली और प्रणाम करके सबको चाय दी।
संजीव के सामने आते ही नैना ने फिर से अपनी प्रैक्टिस की हुई अदा में चाय पकड़ाई और दमदार तरीके से आंखें चार करने के लिए जो पलकें उठाई तो उसकी सारी अदा, सारी एक्टिंग एक कोने में धाए जा गिरी। वजह थी हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते संजीव के चेहरे की सादगी। इस सादगी के सामने ये अपनी ही एक्टिंग कुछ अटपटी सी लगी थी नैना को, लेकिन जल्द ही उसने खुद को और खुद से ज्यादा गिरती हुई अपनी अदा को संभाला और बैठ गई। संजीव की माँ ने नैना से बात शुरू की। अरे बातचीत क्या, वही जॉब इंटरव्यू नुमा 5 सवाल, क्या करती हो, खाना बना लेती हो, वगैरह वगैरह। ये सासू माँ के सवाल कोई अपडेट क्यों नहीं करता? असल बात कुछ भी हो, लेकिन नैना का जवाब हर सवाल के लिए था हाँ। ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया था तो यहां फेल होना था क्या? ना जी ना। ये सब बात चल ही रही थी कि संजीव का हल्का स्वर सबके शोर को बींधता हुआ नैना के कानों तक आया। जी मैं इंडिया वापस आ रहा हूं, पापा रिटायर होने वाले हैं और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए पुणे से एक जॉब ऑफर है, उसको लेने की सोच रहा हूं। संजीव के ये कहते ही नैना तो जैसे मूर्ति बन गई। उसके दिमाग की बत्ती गुल हो गई और फैलते अंधेरे में लाल कन्वर्टिबल धुआं उड़ाती हुई दूर जाती नजर आ रही थी। नैना ने किशन चंद जी की तरफ देखा तो वो और शारदा जी तो इस बात से और खुश होते दिख रहे थे। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई बेटा। सही बताएं तो हमारा मन भी नैना को इतनी दूर भेजने में नहीं मान रहा था। क्या कह रहे पापा मम्मी? नैना को ड्राइविंग स्कूल में जान की बाजी लगा देने वाली अपनी सारी कोशिशें एक एक करके आंखों के सामने घूमती दिखी। तभी किशन जी बोले, जब तक हम किशोरी लाल जी से बात कर रहे हैं, नैना तुम जाओ संजीव को अपने घर की छत से ताजमहल दिखा लाओ। संजीव बहुत अच्छा व्यू है हमारे घर से। नैना संजीव को आइए कह के छत की ओर बढ़ गई। छत पे पहुंच के नैना ने संजीव से कहा, लीजिए देख लीजिए ताजमहल, ऐसा नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुनते ही संजीव को हंसी आ गई थी। ये आगरा वाले के सारे ऐसे होते हैं। पापा को भी बहुत शौक है अपनी छत से ताज दिखाने का। कोई मेहमान उनके हत्थे चढ़ गया तो बस दिन में 2 बार ताज दर्शन का नुस्खा लिख देते हैं। नैना को हंसी आ गई। संजीव आगे कह रहे थे, अरे मुझे तो याद है हर गर्मी की छुट्टियों में सारे बच्चे घूमने जाते थे, मगर हमारे पापा कहीं नहीं हिलते थे। डॉक्टर जो ठहरे ले दे के यही ताजमहल दिखा दिया करते थे। चांद की सारी कलाएं याद हैं और यह भी कि हर कला में ताजमहल कैसा दिखता है। ये सुन के नैना मुस्कुराती हुई संजीव को देखने लगी। उसे लगा जैसे उसको कोई दोस्त मिल गया है। क्या था ये, इत्तेफाक या फिर राम मिलाई जोड़ी का संकेत? संजीव आगे कहने लगे, उस समय तो बहुत मन करता था कि बस एक बस्ता उठाऊं और निकल जाऊं दुनिया देखने। और जैसे बड़ा हुआ किया भी मैंने। कैलिफोर्निया में भी खूब घूमा, लेकिन घर की और कभी कभी तो इस ताजमहल की भी याद आती रही। फिर सोचा घूमने के लिए विदेश ही रखा है क्या? अपने देश में कितना कुछ है देखने और घूमने के लिए। पूरा प्लान बना के आया हूं मैं तो अभी से पुणे के पास की जगहों की रिसर्च भी शुरू कर दी है। ये सुनना था कि नैना के मन में फिर एक गाड़ी पैदा हो गई थी जो घर के बाहर खड़ी संजीव की गाड़ी से हूबहू मैच करती थी। उसमें संजीव बैठे थे और नैना के मन में इस बार जो गाना चल रहा था वो था आती क्या खंडाला। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।